हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज मैं ज्योग्राफी का एक लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस अर्थात पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं आपको ताकि ये लेक्चर आसानी से आपको समझ में आ जाए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने सीजन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है विंटर सीजन, दूसरा समर सीजन, तीसरा रेनी सीजन, चौथा फाइनली कूल सीजन। अब विंटर सीजन और समर सीजन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय एक्टिव रहता है। रेनी सीजन एंड कूल सीजन साउथ वेस्ट मानसून के समय एक्टिव रहता है। और मैंने डायरेक्शन भी बता दिया है, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन का क्या मतलब यहाँ समझते हैं डायग्राम से। नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब कि कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड गोइंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड साउथ वेस्ट मानसून कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये 6-6 महीने के अंतराल में दोनों मानसून एक्टिव रहते हैं और इन्हीं अंतरालों में ये सारे सीजन घटित होते हैं, ठीक है, जिसको हम विंटर, समर, रेनी, कूल सीजन कहते हैं। अब पछुआ विक्षोभ, इसका क्या मतलब हुआ भाई? डिस्टरबेंस का क्या मतलब है? हम बात करते हैं ना आपस में कि काफ़ी डिस्टरबेंस है, काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हो, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव टर्म्स है। तो इसका मतलब होगा कि द डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय विंड। यहाँ पे हम मानसून की बात कर रहे हैं ना, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं। तो द डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय विंड कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन इंडिया, वेस्ट से आ रही है और कहाँ पे जा रही है? इंडिया में। अभी और इसको खोलते हैं, मतलब जिस तरह के मौसम का हम उम्मीद करते हैं उसका ठीक उलट हो जाना। किस तरह के मौसम का उम्मीद कर रहे हैं विंटर सीजन में? भाई विंटर सीजन में हम तो रेनफॉल का उम्मीद नहीं करते हैं ना, ठंडी रहती है तो गर्मी का उम्मीद नहीं करते हैं ना, ठंडी हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाओं का उम्मीद तो हम नहीं करेंगे ना। तो जिस तरह के मौसम का हम उम्मीद करते हैं विंटर सीजन में, ठीक है, चूँकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की जो घटनाएं हैं वो विंटर सीजन में ही प्रभावशाली होती हैं, दिखती हैं या घटित होती हैं, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ वेदर विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसा मौसम होगा, बट अनएक्सपेक्टेड वेदर विद इन डिफाइंड पीरियड इज नोन एज डिस्टर्बेंस। जिस तरह के मौसम का हम उम्मीद कर रहे हैं उसका ठीक उलट हो जाना, यही डिस्टर्बेंस है। ओके, अब इसको और भी अच्छे से खोलते हैं। विंटर सीजन के समय ही एक्टिव होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो विंटर सीजन को पहले हम समझते हैं। यह मिड नवंबर से लेकर के मिड मार्च के बीच में होता है, ठीक है। तो एक हमारे भूगोलवेत्ता हैं WG कैंड्रयू, काफ़ी फेमस है, ठीक है। मौसम के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, क्लाइमेट के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। उन्होंने ये कहा कि क्लियर स्काई, अगर क्लियर स्काई है तो विंटर सीजन का लक्षण है। प्लीजेंट वेदर, ठीक है, खुशनुमा मौसम। टेम्परेचर लो हो, भाई टेम्परेचर लो होगा ना विंटर सीजन में, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम रहेगी, मतलब कि वाटर वेपर, एयर कंटेंट जो होता है ना हवा में जो जल की मात्रा होगी वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। इसलिए हमारी जो बॉडी है, स्किन काफ़ी खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि हवा में वाटर कम होता है, वाटर कंटेंट की मात्रा कम होती है, ठीक है। कूल एयर मतलब ठंडी हवाएं, ठीक है, ठंडी हवाएं खूब रहेंगी। ओके, ह्यूमिडिटी मैंने बता ही दिया लो। स्लो एयर ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट, जो हवा चलेगी ना वह काफ़ी स्लो होगी ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसको भी एक समझ लो, लो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि अगर पॉइंट ए पर
950 मिली बार प्रेशर है और पॉइंट बी पर 920, तो जो हवा का जो प्रवाह होगा, गति होगी, वह ए से बी की तरफ होगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा मूव करेगी, उसी को हम विंड बोलते हैं, पवन। ठीक है, हवा और पवन में क्या अंतर होता है, यानी कि एयर और विंड में क्या अंतर होता है? एयर जो स्टैटिक है, एक जगह स्थिर है, अभी हवा चल नहीं रही, कहीं पे मूवमेंट नहीं है, वह एयर है। बट उसमें गति आ जाए, और गति कैसे आएगा? लो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से या हाई प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। तो गति आ गया तो वह विंड बन गया। बट यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में लो प्रेशर ग्रेडियंट है, मतलब कि दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वो काफ़ी कम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यह परिकल्पना जो है, यह लक्षण जो है, WG केंड्री महोदय ने बताया कि यह विंटर सीजन का कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब इसी का ठीक उलट हो जाए, क्या मतलब? क्लियर स्काई है तो क्लाउडी हो गया। ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ है जाड़े के मौसम में, बट बादल दिखने लगे, तो लगेगा ना यार कुछ तो डिस्टरबेंस है। प्लीजेंट वेदर, ठीक है, बहुत खुशनुमा मौसम है, बट थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, ठीक है, उमस आ जाए, तो लगेगा कि नहीं, ये लक्षण विंटर सीजन का नहीं है। टेम्परेचर डाउन है, सडन टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, ह्यूमिडिटी डाउन है, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेंट आ जाए एटमॉस्फेयर में, हवा में चिपचिपा हो जाए बिल्कुल हवा, तो आप ये कहोगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल डिस्टरबेंस हो गया। कूल एयर, ठंडी हवा की जगह पे वार्म हो जाए, तभी भी आप कहोगे कि यह लक्षण विंटर सीजन का नहीं है, कुछ डिस्टरबेंस हो गया। स्लो एयर की जगह पे हवाएं तेजी से चलने लगे, ठीक है, ये सारे लक्षण बिल्कुल उलट जाए, ठीक है, इसका ठीक रिवर्स हो जाए, तो केंद्रीय महोदय के हिसाब से यह विंटर सीजन नहीं होगा, यह कुछ और हो जाएगा, इसमें रेनी सीजन के लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, तो यह बात अगर आपको समझ में आ गई कि विंटर सीजन का यह लक्षण है और इसी का ठीक उलट हो जाना ही तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, तो इसी को थोड़ा सा और खोलते हैं। अब देखो, वेस्टर्न डिस्टरबेंस को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। यह एक टेम्परेट साइक्लोन होता है, और टेम्परेट साइक्लोन हमेशा टेम्परेट जोन में ही बनेगा। अब देख लो ये बनता कहाँ पे है, पहले तो हम स्रोत जान लें कि कहाँ पर बनता है। यह देखो, यह है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है, यहीं बनता है, इसी के ऊपर बनता है, क्योंकि ये पानी है, ठीक है, इसी के ऊपर बनेगा। अब हम जानते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन कभी भी बनेगा तो वह दो विपरीत स्वभाव वाली जो एयर मास होती हैं उन्हीं के टकराने से बनता है, उनके कन्वर्जेंस से बनता है। मतलब कि सपोज दैट ये है एयर मास, हॉट एयर मास, और यह है कोल्ड एयर मास, दोनों जब आपस में कन्वर्ज करेंगी तो यहाँ बीच में फ्रंट का निर्माण होता है, ठीक है, इसको हम हिंदी में वाताग्र बोलते हैं। इसी फ्रंट में टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई कर दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास। देखो कि यहाँ पे कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास है, देखो ये जो है हॉट एयर मास बनेगा कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। मिड अटलांटिक ओशियन के पास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है समुद्र का, तो समुद्र का टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे हॉट एयर मास का निर्माण होगा, ठीक है, अपर सर्कुलेशन मतलब अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स में। और यह यूरोप का पार्ट है। यूरोप में हम जानते हैं कि यहाँ पे ठंडी रहती है विंटर सीजन में, तो ऊपर में कोल्ड एयर मास का निर्माण होगा। अब दोनों को आपस में यहाँ पे कन्वर्ज कर दो, तो कन्वर्ज करोगे तो लगभग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास, इसी के पास जो है अपर
स्फीयर में, मतलब ऊपरी जो लेयर्स होती है ना ट्रोपोपॉज के पास, वहां पे टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। अब टेम्परेट साइक्लोन बनता है, यहां पे बनने के बाद क्या होता है, अब बन तो गया, यहां से बनेगा और बन करके भारत की तरफ ऐसे प्रवाह होगा इसका। ठीक है, देखो अब देखो ये जो है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के ऊपर से होकर के जब जाएगा थोड़ा सा नमी और प्राप्त कर लेगा, क्योंकि साइक्लोन है, तो साइक्लोन जब ऊपर से जाएगा तो नमी खींचेगा। ठीक है, तो और भी वर्षा भारत में या पाकिस्तान अफगानिस्तान में वर्षा और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बन तो गया, बट इसको भारत में ला कौन रहा है, ये प्रश्न है। ठीक है, मतलब कि मैंने बना दिया, चलो ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी में बन गया, बट उसको लाएगा कौन। देखो ये वाला डायग्राम समझ लो, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये मैंने जो एरो दिखाया है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, ये वाला एरो ऊपर की तरफ जाने का मतलब कि बनने के बाद हमेशा साइक्लोन, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो चाहे टेम्परेट साइक्लोन हो, ये दोनों साइक्लोन हमेशा ऊपर की तरफ प्रवाह होता है। ठीक है, इससे क्या प्रॉपर्टी साइक्लोन की, साइक्लोन हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, हवाएं जो है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। एंटी साइक्लोन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हवाओं का प्रवाह होता है। ठीक है, यह बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। तो ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा, उसकी एक सीमा होगी ना, तो वह ट्रोपोस्फियर में जो ट्रोपोपॉज होता है वहां तक जाता है। क्यों, क्योंकि वहीं पर इसकी मुलाकात, इसकी भेंट किससे हो जाती है, जेट स्ट्रीम से। ये देखिए बिल्कुल मियांडर शेप में, जैसे लग रहा सांप है, सर्प के जो आकार में शेप में वहां पे ऐसे विचलित करती हुई मिलती है, कौन, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से इसको मिलना होता है, भेंट करना होता है, यहाँ जैसे ही भेंट होती है और इसका जो डायरेक्शन होता है जेट स्ट्रीम का, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसको प्रवाहित करके लेके आगे जाती है। ठीक है, यही इसका फंडा है। तो जेट स्ट्रीम का यहाँ पे रोल हो गया। अब थोड़ा सा हम जेट स्ट्रीम के बारे में ही समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जेट स्ट्रीम जो होता है दो तरह का होता है, एक पोलर जेट स्ट्रीम होता है, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो हम पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह जेट स्ट्रीम जो होता है वो बनता है कहाँ पे, यह लैटिट्यूड लगभग 30 से 35 डिग्री का है ये वाला। तो 30 से 35 डिग्री के लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो पोलर जेट स्ट्रीम हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो वह सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है। ठीक है, इसका जो अक्षांश होता है 30 से 35 डिग्री। ठीक है, अक्षांश। हाइट जो होती है, मतलब इसका जो ऊंचाई, किस ऊंचाई पे प्राप्त होती है, 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर प्राप्त होती है। अच्छा, इसमें विड्थ भी होता है, चौड़ाई भी होता है, 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। डेप्थ, गहराई, मतलब बिल्कुल ये 3D स्ट्रक्चर में होता है, 2 से 3 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है। लेंथ, लंबाई कितनी होगी, 3000 किलोमीटर तक संभव है इसकी लंबाई। मतलब यह 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, या इस तरह से अगर ना कहें तो थोड़ा सा ये बिल्कुल सर्पाकार। ठीक है, मियांडर शेप में। और वेलोसिटी कितनी होती है फाइनली, 400 से 600 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 400 से 600 किलोमीटर की इसकी स्पीड होती है, इसीलिए तो इसको जेट स्ट्रीम बोला जा रहा है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम बोलने के पीछे का कारण तो कुछ और है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान पर जो बमवर्षक विमान हुआ करते थे अमेरिका के, वो जब जाते थे ना वहाँ पे, तो उनकी भी तो स्पीड यही होती थी, 400 से 600 किलोमीटर। पहले के जो बमवर्षक विमान हुआ करते थे यही स्पीड होती थी। आज तो 1000 से ऊपर की हैं सब। ठीक है, जो वहाँ पे जापान पे बम गिराते थे, ठीक है, तो जब बम गिराने जाते थे तो उनको मतलब कि प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, लगता था उनको कोई ठेल रहा है। तो यही जेट स्ट्रीम बिल्कुल सामने से आती थी। ठीक है, उनको अपोज करती थी। और जब बम गिरा के वापस जाते थे
तो उनकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो ऐसा मतलब ज्ञात हुआ कि ऊपर मतलब अपर सर लेयर में कोई ऐसी हवा है, हवा का प्रवाह है जो कि उसकी स्पीड लगभग 400 से 600 किलोमीटर की है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम जेट स्ट्रीम पड़ा। ठीक है, अब देखो ये जो है, ध्यान दो आप इसी डायग्राम को पुनः ध्यान दो कि यह क्या है कि मेडिटेरेनियन सी से उठ करके जेट स्ट्रीम के संपर्क में आई और जेट स्ट्रीम इनको कैरी करके आगे की तरफ प्रोपिगेट कर रहा है। कहाँ आएगा? आगे की तरफ प्रोपिगेट करने का मतलब यह है कि यहाँ से इनको यहाँ की तरफ, भारत की तरफ ले जाएगा। तो भारत की तरफ ले जा रहा है, तो भारत आने पर क्या हो रहा है? अब तो हमें एक बिल्कुल सीक्वेंस में इसको देखना पड़ेगा ना। देखो ये है प्रवाह, भारत में यहाँ तक आया, पाकिस्तान तक, पाकिस्तान में से जैसे ही चला आगे की तरफ, भारत की तरफ, दो भाग में बट गया। एक चला गया चाइना में, एक भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना हिमालयन रेंज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पामीर नाट है। तो एक तरह से इसको मैकेनिकल बैरियर की तरह, हिंदुकुश पर्वत यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो पामीर नाट, हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय का ही एक्सटेंशन विस्तार है। तो इस हवा को जो उधर से आ रही है वेस्ट साइड से, इस पवन को, मतलब कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, इसको एक तरह से रोकेगा मैकेनिकल बैरियर बना करके। और चूंकि हम जानते हैं कि हिमालय के जो औसत ऊंचाई है वो भी लगभग 6000 से 8000 किलोमीटर की ऊंचाई है, और उसी ऊंचाई पे यह जेट स्ट्रीम प्राप्त होती है। और जेट स्ट्रीम किसको लेके आ रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके आ रही है अपने साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको दो भागों में बांट देती है, एक मतलब बाइफर्केशन हो जाता है, एक चलाता है चाइना में और एक भारत में। तो यहाँ पे हमको अध्ययन करना भारत में। अब भारत में आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें इसका प्रभाव ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब देखो पवनों की जो दिशा है क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। उत्तर प्रदेश में भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। जैसे यूपी खत्म हुआ, बिहार आया, या बंगाल, बंगाल से देखो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ हो गया, बिल्कुल उत्तरी दिशा की तरफ से आ रही है, उत्तर से आ रही है, ऐसा लगेगा क्योंकि इसको कुछ ठेल रहा है, क्योंकि यहीं पर ट्रेड विंड भी तो है ना। और ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, और ट्रेड विंड को ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है, तो पवनों की दिशा भी जाननी है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले प्रवेश होता है पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, लगभग 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी, 10 से 12। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद 6 सेंटीमीटर। मतलब जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो रेनफॉल हमेशा कम होता जाएगा। ओके, अब अगली बात जो है इसी में थोड़ा सा कि विंटर रेनफॉल, शीत वर्षा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो वर्षा होती है वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, साउथ इंडिया में जो वर्षा होती है वह नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। यह प्रश्न जो है अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए तो आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, विंटर सीजन की बात यहाँ पर हो रही है, जो विंटर रेनफॉल है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आईएमडी का जो कैटेगराइजेशन है सीजन का, वह सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए है, साउथ इंडिया में विंटर सीजन परिलक्षित नहीं होता है। अब केरल कोस्ट पे वहाँ पे ठंड का अनुभव नहीं होता है, तमिलनाडु में ठंड का अनुभव नहीं होता है। ठंड का अनुभव होता ना तो वहाँ पे भी वूलन इंडस्ट्री रहता। ठीक है, तो उन्हीं वस्त्र उद्योग का वहीं पे कंसंट्रेशन जहाँ पे ठंडी है। ओके, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि साउथ में विंटर सीजन का अनुभव नहीं होता है, खासतौर से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है? ये ट्रेड विंड होती है। यही तो आप, जब मानसून रिट्रीट होता है तो रिट्रीट होगा तो क्या होगा? तमिलनाडु में खूब वर्षा होगी,
तो विंटर सीजन में तमिलनाडु में वर्षा होती है वह नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से टकराएगी, पश्चिमी घाट से टकराएगी तो क्या होगा, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, केरला में ये रेनफॉल जो होगी वह हमेशा याद रखिएगा क्या, जो ट्रेड विंड है उसी का एक रूप है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते यह वर्षा साउथ में हो रही है, नॉर्थ में जो वर्षा हो रही है वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलती है। यही बेसिक डिफरेंस है। आइए, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यह प्रीलिम्स में पूछा नहीं गया बट पूछ सकता है। ओके, अब एक चीज और है कि भारत के पेनिनसुला रीजन में स्पष्ट रूप से शीत ऋतु क्यों नहीं होती है, ये भी तो है ना, क्योंकि यहाँ का जो मेरी टाइम क्लाइमेट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेनिनसुला है और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक तरह समुद्र का एक समकारी प्रभाव मिलेगा आपको इस पूरे रीजन में। ठीक है, इसीलिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे शीत ऋतु नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब ये पूरा मैकेनिज्म मैंने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, अगर मैकेनिज्म पूरा आप अच्छे से समझ लिए तो इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, विंटर सीजन में रेनफॉल हो रही है तो इसका क्या महत्व है, तो महत्व यह है कि यह पहला रबी क्रॉप के लिए वरदान साबित होती है। हम जानते हैं कि उत्तरी भारत में खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उस समय रबी की क्रॉप होती है। ठीक है, चना, सरसों, यह सारी फसलें होती हैं। ठीक है, गेहूँ इसके लिए वरदान साबित होती है क्योंकि अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। दूसरा जो है महत्व, सिग्निफिकेंस, कि इरिगेशन बर्डन कम हो जाता है। अब चूंकि जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ट्यूबवेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे तो उत्तरी मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ट्यूबवेल यूज़ होता है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैनाल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर ट्यूबवेल है, अगर वहाँ पे टाइमली वर्षा हो जाए, ठीक है, एक गेहूं की खेती के लिए, ठीक है, वर्षा हो जाए तो वहाँ पे इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इरिगेशन बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, पर हेक्टेयर उपज बढ़ गई। और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, किसानों को फायदा कितना हुआ। ठीक है, किसानों को फायदा मतलब किसानों पर होने वाला लागत में कमी आ गई। भाई लागत में क्यों, इनपुट तो कम हो गया ना। पहले क्या हो रहा था, पहले हम जो है ट्यूबवेल का यूज़ कर रहे थे, उसकी एक लागत होती है ना। फ्री में तो भाई कोई ट्यूबवेल देगा नहीं आपको, आप किराए पर भी ट्यूबवेल ले रहे हो, किराए पर भी पानी ले रहे हो, तो उसका एक लागत होता है, इनपुट आता है। इनपुट कास्ट हमारा कम हो गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है, पावर कंजम्पशन में कमी। ट्यूबवेल जो चला रहे हैं सिंचाई के लिए विंटर सीजन में, अगर टाइमली आकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वर्षा करवा दे तो किसान यूज़ कम करेगा पावर का। ठीक है, ट्यूबवेल का यूज़ कम करेगा। जब ट्यूबवेल का यूज़ कम करेगा तो पावर कंजम्पशन में कमी आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत यहाँ पे कम हो रही है। जब कम होगी तो क्या होगा, इरिगेशन डिपेंडेंसी हमारा लेस हो जाएगा। और इसके पीछे का कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, कितना बढ़िया महत्व है इसका। स्नो कवर, देखो ध्यान से, हिमालय रेंज पर क्या है, हिमालयन रेंज जो है ना उस पर स्नो कवर होता है। और नदियों की जो पेरिनियलिटी होती है, जो नदियों का जो सदा नीरा होना होता है, मतलब सालों भर पानी रहता है ना। गंगा, यमुना, चाहे जो भी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं उसमें सालों भर पानी रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइस कैप है। देखो यह है ना आइस कैप, जितना ऊपर जाओगे पीक पे आइस कैप मिलेगा। और यह समर सीजन में गर्मी के मौसम में मेल्ट होगा, पिघलेगा।
पिघल करके क्या होगा, नदियों में पानी आएगा। देखो यहाँ पे, तो नदियों में पानी यहाँ पे साल भर रहता है, ठीक है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पे बर्फबारी करवाएगा। भाई ये भी तो पानी लेकर के ही आ रहा है ना, वेस्ट मेडिटेरेनियन सी से। अब पानी लेकर के ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको मैकेनिकल बैरियर प्राप्त हो गया हिमालय में। हिमालय में क्या होगा, वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, वहाँ पे स्नोफॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइस कैप का निर्माण हो जाएगा चोटियों पर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि नदियों की जो पेरिनियलिटी होती है, नदियों में जो पानी रहता है सालों भर, इसके पीछे का अगर कारण देखा जाए तो इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी योगदान है। तो यह सिग्निफिकेंस खोज खोज करके आपको लिखना है, इस तरह से निकालना है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक्स में, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह महत्व जो है आपके लिए मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। अब निष्कर्ष देखिए क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकला इसका, ठीक है। पढ़ तो लिया ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, क्या इसका महत्व है। पहला महत्व यह है कि पश्चिमी क्षेत्र में रेनफॉल एंड स्नोफॉल हो रही है। पश्चिमी क्षेत्र, हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है कि रबी क्रॉप गेहूं, तोरिया, सरसों, इस पे सिंचाई की निर्भरता कम हो गई, ठीक है। विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स होता है, और रबी क्रॉप में जो भी फसलें होती हैं, गेहूं, तोरिया, सरसों, जौ, ये सभी में सिंचाई की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है, ठीक है। कितना बढ़िया निष्कर्ष है। लागत, ठीक है भाई, इनपुट कास्ट जो हमारा कम हो गया ना, सिंचाई की डिपेंडेंसी कम हुई तो इनपुट कास्ट हमारा कम हो गया, तो फार्मर को लाभ ज़्यादा मिलेगा। लाभ ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है, उसको बचत ज़्यादा हो गया, ठीक है। चौथा सिग्निफिकेंस क्या है, निष्कर्ष क्या है, इंडस एंड गंगा जो बेसिन है को, जो पेरिनियल है, सदा नीरा है, मतलब जो बेसिन है ना, नदियों का बेसिन, उसमें सालों भर पानी रहता है, ठीक है। यह निष्कर्ष कहाँ से निकाल रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकाल रहे हैं। एंड फाइनली इकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। अब देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप पढ़ते हो ना, तो एक तो आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हो, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट है कि आपने भूमध्य सागर में साइक्लोन का निर्माण किया, वहाँ से जेट स्ट्रीम से उसकी भेंट होती है, जेट स्ट्रीम कैरी करके उतनी दूर से ढो करके लाता है भारत में, और भारत में यहाँ पे पानी उड़ेलता है। उसका लाभ, उसका प्रभाव इकोलॉजी पे भी पड़ता है। कैसे, अगर ट्यूबवेल का यूज कम हो रहा है तो ग्राउंड वाटर का यूज कम हो रहा है। हम जानते हैं ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भूजल स्तर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे दोहन बहुत ज़्यादा होता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर का जब दोहन ज़्यादा हो गया तो वहाँ के सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो भी खराब होगी, उसमें नमक ज़्यादा आएगा, साल्ट ज़्यादा आएगा, ऊसर हो जाएगा ज़मीन, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन भी हमारा बढ़ गया, पानी कम यूज हो रहा है, ट्यूबवेल कम यूज हो रहा है, तो हमारा वाटर कंजर्वेशन भी बढ़ गया, सॉइल की क्वालिटी भी तो बढ़ गई हमारी। जब पानी का यूज कम करेंगे तो सॉइल की क्वालिटी भी हमारी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब देखो, पावर कंजम्पशन जब कम हो रहा है तो पावर कहाँ से आ रहा है, ट्यूबवेल चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सोर्स क्या है, सोर्स है पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो कोयला का कंजम्पशन भी कम हो गया, ठीक है। जब कोयला का कंजम्पशन कम हो गया तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्वायरमेंट पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस तरह से देखिए, किसी चीज़ को खोलने से, कनेक्ट करने से, एक दूसरे को जोड़ने से आंसर तैयार होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बट जोड़ना अगर आ जाए तो वही मेंस का आंसर राइटिंग है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है आई थिंक कंप्लीट हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, पछुआ विक्षोभ और इसका महत्व। तो दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।